ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? बार बार हमें बताया जाता है ये तो देश में लोकतंत्र को ज्यादा सुचारू बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। देखिए ना, बार बार चुनाव होते हैं, सरकार काम नहीं कर पाती है, सरकार ज्यादा तरीके से काम कर पाए, निर्णय ठीक से ले पाए, पैरालिसिस ना हो, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जो सरकार, मैं सरकार ही कहूंगा, चुनाव आयोग कहना तो बेकार है आजकल, जो सरकार हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती, जो कि संवैधानिक तरीके से होना चाहिए था। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ ड्यू थे, पहले होते थे, लेकिन चूंकि बीजेपी महाराष्ट्र में वो सब पैसा अभी नहीं बांट पाई थी जो कि वो बांटना चाहती थी, इसलिए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को अलग कर दिया। तो जो लोग दो राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते, वो कहते हैं कि पूरे देश का चुनाव हम एक साथ करवाएंगे। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हर 6-8 महीने में चुनाव का होना ये किसी राज्य के लिए कोई संकट नहीं है। किसी राज्य की चुनाव प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक राज्य के लिए 5 साल में केवल 2 बार चुनाव आते हैं। एक बार विधानसभा चुनाव आता है, एक बार लोकसभा चुनाव आता है। तो संकट किसके लिए है? संकट उसके लिए है जो दिल्ली में राज कर रहा है और जिसे हर 8-10 महीने में एक बार परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा में फेल होने का खतरा कई बार आता रहता है। सब कुछ करने के बाद भी आपको ध्यान होगा, कई बुजुर्ग होंगे तो उनको शायद ध्यान होगा, एक जमाने में व्यवस्था होती थी कि बीए का इम्तिहान ऑक्सफोर्ड वगैरह में आजकल भी होता है, पूरे 3 साल के पढ़ाई के बाद एक परीक्षा हुआ करती थी एक जमाने में। फिर उसके बाद हमारे आते आते तक व्यवस्था ये हुई कि सालाना एक एग्जाम हुआ करेगा। अब ये हो गया है, सेमेस्टर का इम्तिहान होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे परीक्षा बढ़ती जाती है, विद्यार्थी का कष्ट भी बढ़ता जाता है कि अब हर 6 महीने में काम करना पड़ेगा, है ना? तो बीजेपी की ये समस्या है कि हर 6-8 महीने में उसकी देश में कहीं ना कहीं परीक्षा हो जाती है, और अभी भी इस देश में इतना कुछ बचा हुआ है कि परीक्षा में कभी कभार फेल होने का खतरा बना रहता है। और इस देश में एक छत्र राज करने की जो है इच्छा, और चूंकि बार बार परीक्षा होती रहती है तो बार बार आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देना ही पड़ गया बिहार के अंदर, है ना? आप संकट देखिए, बीजेपी की दिक्कत समझिए आप थोड़ा, कि हर 6-8 महीने में उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। क्या ही अच्छा हो अगर 5 वर्ष में ये झंझट केवल एक ही बार करना पड़े। बार बार मैनेज करना पड़ता है, टीवी वालों को पता नहीं टेबल के ऊपर कितना देना पड़ता होगा, टेबल के नीचे से क्या कुछ देना पड़ता होगा। तो ये सारा झंझट अगर 5 साल में एक बार करना पड़े तो आप समझिए ना कितनी आसानी हो जाएगी। तो जब बीजेपी कहती है कि देश की प्रशासन व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, आप उसे उस तरह देखिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो सुचारू हो जाएगा बीजेपी का। क्योंकि हमेशा जो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता है और उसकी कुर्सी को आप हिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी नहीं कहता कि मेरी कुर्सी हिलाई जा रही है, वो कहता है धरती हिल रही है, वो कहता है प्रलय आ रही है ना? हमेशा ऐसा होता है जब भी कुर्सी को हिलाते हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को जब भी दिक्कत होती है तो वो कहते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दिक्कत है, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दिक्कत है, ऐसी सब बातें कही जाती हैं। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को सुचारू बनाने की एक व्यवस्था है। इसमें एक और सुविधा है, और वो सुविधा ये है कि यदि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही दिन होंगे तो जो भी राष्ट्रीय पार्टी होगी उसका वोट सामान्य से 2-3% बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा वोट छोटे वोट को खींचेगा, थोड़ा ऊपर वाला वोट नीचे के वोट को खींचेगा। साधारण सी मिसाल आपको मैं बता देता हूं, उड़ीसा में अभी चुनाव हुए,
लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी दिन विधानसभा का चुनाव भी हुआ। लोकसभा में बीजेपी 21 में से 20 सीट जीत गई और नवीन बाबू इस आश्वस्ति में थे कि लोकसभा इनको दे देते हैं, विधानसभा तो हमें जीतना ही जीतना है ना। और वहां बीजेपी बिल्कुल किनारे पर जीत गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। अब आप ये सोचिए, अगर उड़ीसा का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2 महीने के फासले पर भी हुआ होता, क्या ये परिणाम आता? नहीं। लोकसभा बीजेपी जीतती, विधानसभा क्षेत्रीय दल जीत जाता। तो वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो असली मंशा है वो है सत्ता के केंद्रीयकरण की। राष्ट्रीय दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को परमानेंट एडवांटेज रहे। अब कोई उठ के खड़ा होकर कहेगा नहीं नहीं, ऐसा भी इस देश में हुआ है कि एक ही दिन चुनाव हुआ, लोकसभा में एक पार्टी जीती, दूसरे विधानसभा में दूसरी पार्टी जीती। मैं जानता हूं ऐसा होता है, मगर चुनाव का खेल अब क्विंटल और किलो वाला नहीं है, ये रत्ती माशा तोला वाला खेल है कि आपने 0.5% वोट इधर से उधर हो गया क्या, 1.5% वोट उधर हुआ क्या, और ये हमेशा हुआ करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का खेल ये है कि बीजेपी को देश में चुनाव जीतने में जिस किस्म की अड़चनें आती हैं वो अड़चनें पहले से थोड़ी कम हो जाएंगी और जो चुनाव का मैदान है वो 1-1.5 डिग्री बीजेपी की तरफ झुक जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 1-1.5 डिग्री से बहुत कुछ पानी की ढलान बन जाती है। तो ये है मामला। दूसरा है डिलिमिटेशन। ये डिलिमिटेशन का चक्कर क्या है? बीजेपी आपको कहेगी कि ये तो देखिए लोकतांत्रिकरण है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा सीट बढ़ेंगी। और मैं जानता हूं, मैं इस वक्त बिहार में बोल रहा हूं, जहां डिलिमिटेशन यदि होगा तो बिहार की सीट बढ़ेंगी और इसलिए कई लोगों के मन में ऐसा भी रहेगा कि नहीं नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए इत्यादि। लेकिन भारत के इतिहास के जिस मोड़ पर डिलिमिटेशन की चर्चा चल रही है, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में राज्यों की सीटों को बदलने की चर्चा चल रही है, उसका केवल एक ही परिणाम होगा और वो परिणाम ये होगा, आप यूं देख लीजिए किन किन राज्यों की सीटें घटेंगी। मैं राज्यों के नाम गिनाता जाता हूं और आप उस राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में सोचते जाइए। केरला की सीट 20 से घट के 12 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीट 39 से घट के 31 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश की सीट 25 से घट के 20 हो जाएंगी। तेलंगाना की सीट 17 से घट के 13 हो जाएंगी। 3 सीट उड़ीसा की कम होंगी, 4 सीट बंगाल की कम होंगी, 1 सीट पंजाब की कम होगी। अब आप मुझे बताइए, इन सब 2 सीट कर्नाटका की कम होगी। अब आप सोचिए इसका राजनीतिक असर क्या होगा, किसे फायदा किसे नुकसान होगा। मोटा खेल ये है इस वक्त कि डिलिमिटेशन इसलिए नहीं किया जा रहा कि देश में लोकतांत्रिक तरीके से सभी सीटों का बंटवारा हो। ये इसलिए किया जा रहा है कि जिन इलाकों में बीजेपी के जीतने की संभावना ज्यादा है उन राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। स्वाभाविक है बीजेपी को अगले 25, 30, 40 साल तक जो पलड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में झुक जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि गारंटी है कि बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश जीतेगी, हमेशा राजस्थान जीतेगी, नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं रत्ती माशा वाला खेल है। पलड़ा परमानेंटली थोड़ा सा बीजेपी की तरफ, थोड़ा सा नहीं काफी कुछ झुक जाएगा। इसका एक दूसरा भी पक्ष है जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं करनी कि राष्ट्रीय एकता के लिए इसका क्या परिणाम होगा। जो दक्षिण और उत्तर का जो समीकरण है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में किसी और दिन मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। और दूसरा ये भी याद रखिए कि डिलिमिटेशन का मतलब ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को दोबारा नए सिरे से बनाया जाएगा, बाउंड्री नए सिरे से बनाई जाएगी। यहां बिहार में बैठे हुए अभी हमें इसका अनुमान नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई असम का व्यक्ति आके आपको समझाए कि क्या खेल हुआ है। पहली बार भारत के इतिहास में डिलिमिटेशन का इस्तेमाल उस खेल के लिए किया जा रहा है जो कि अमेरिका में खेला जाता है।
अमेरिका में उस खेल का नाम है, उसे अमेरिका में कहा जाता है जेरीमेंडरिंग। खेल ये है कि अगर मुझे पता है कि मुझे फलां इलाके में मेरी पार्टी हारेगी और हारती ही है, फलां समुदाय मेरे लिए वोट नहीं देता, तो मैं क्या करूंगा, मेरी पार्टी जहां 1 लाख से हारती थी वहां 4 लाख से भी हार जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तो मैं उस समुदाय के सब लोगों को उठा के एक तरफ डाल दूंगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहूंगा बेटा 1 लाख की बजाय तुम 5 लाख से जीत जाओ। इसका परिणाम क्या होगा, बाकी पड़ोस की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस समुदाय के लोग कम हो जाएंगे, तो एक सीट जहां मैं 1 लाख से हारता था 4 लाख से हार जाऊंगा, पड़ोस की 4 सीटों में जहां 2 में जीतता था 2 हारता था, वहां 4 जीतने की गारंटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं जेरीमेंडरिंग। अमेरिका में होती थी, भारत में कभी नहीं हुई है, असम में पहली बार हो चुकी है। असम में एग्जैक्टली यही खेल हुआ है, और इस बार जब भारत भर में होगी डिलिमिटेशन, इसका सबसे बड़ा खतरा है। जाति और धर्म को देख के कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्वरूप तय किए जाएंगे, इस तरीके से तय किए जाएंगे कि एक पार्टी के जीतने की संभावना परमानेंटली बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा है, पहला 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरा डिलिमिटेशन, और तीसरा है SIR। ये तीनों एक ही औजार के 3 फन हैं, इसके समझ लीजिए। तीसरा है SIR। इन तीनों के माध्यम से क्या हो रहा है, देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो रही है। देश मतलब स्थान, वो इलाके जहां बीजेपी को तकलीफ थी उन इलाकों का वजन कम करना, ये है डिलिमिटेशन। काल, कैलेंडर, लोकतंत्र का कैलेंडर ऐसा बना दो कि 5 साल में एक बार मैनेज करने से काम चल जाए। और तीसरा है पात्र। पात्र क्या, बीजेपी की तकलीफ ये है कि ले दे के इस देश का कमेरा वर्ग आज भी मन से बीजेपी के साथ नहीं है, वोट डाल देता है। मैं नहीं कहता गरीब का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, मिलता भी है, ऐसा भी नहीं है कि दलित समाज का नहीं मिलता, वो भी कई बार मिलता है। लेकिन इस देश का जो कमेरा वर्ग है, आप उसको दलित आप बहुजन वर्ग भी कह सकते हैं, दलित आदिवासी पिछड़ा भी कह सकते हैं, ये कमेरा वर्ग है जो हाथ से काम करके अपना कमाता है, जिसके बुनियाद पे ये देश खड़ा है। वो वर्ग बीजेपी को वोट देते समय भी उसे अपना नहीं मानता, और जब मौका मिलता है, जैसे ही कोई सुपात्र मिल जाता है उसको जाके वोट डाल देता है। अब सुपात्र नहीं मिलता तो बेचारा मजबूरी से कमल पे भी बटन दबा देता है, और ये बात बीजेपी समझती है। अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए जिससे इस देश के कमेरे वर्ग का वजन कम हो जाए, तो उससे किसे फायदा होगा। जो आपकी थ्योरी थी ना कि मर्डर हो जाए तो देखो कि इससे फायदा किसे होगा। आप सोचिए, अगर इस देश में कुछ ऐसा हो जाए कि इस देश का जो सबसे नीचे का 20% वोटर है वो मान लीजिए रातों रात गायब हो जाए, किस पार्टी को फायदा होगा। आप सोचिए जरा उससे। ठीक है, उस 20 में उसके भी 5 लोग जाएंगे, मैं नहीं कह रहा कि 20 के 20 दूसरे लोग होंगे, 5 इसके भी जाएंगे, लेकिन 12 सामने वाले के जाएंगे। और अगर मैं ये कुछ इंतजाम कर सकूं तो बताइए, अगर मैं बीजेपी की तरफ से सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं कि अगले 30-40 साल के लिए चुनाव भी हों लेकिन जीतूं भी मैं, तो उसके लिए अच्छा इंतजाम नहीं है ये कि नीचे वाले 15-20% जो हैं उनको किसी तरह से गायब कर दिया जाए वोटर लिस्ट से। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं आपके सोचने के लिए, क्योंकि बिहार का एक बुद्धिजीवी वर्ग यहां है, कि ये SIR केवल बिहार को सामने रख के बनाया हुआ योजना नहीं है। हां, SIR बनाते वक्त बिहार से ज्यादा बंगाल और असम की चिंता किसी को रही होगी, लेकिन ये केवल बंगाल, बिहार और असम के लिए भी नहीं है।
SIR किसी एक ऐसे दिमाग की पैदाइश है जो अगले 20-30 साल के बारे में सोच रहा है और जो सोच रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए जिससे जो वर्ग मेरा पक्का अपना नहीं है उसका वजन घट जाए। SIR वो सुनिश्चित करने का एक तरीका है। ये अटपटी बात लगेगी, लेकिन आप सोचिए, मैं आपको 2 देशों का उदाहरण देता हूं। अमेरिका में हमारे जैसा सिस्टम नहीं है वोटर लिस्ट का। अमेरिका का सिस्टम यह है कि हर व्यक्ति पे जिम्मेवारी है कि तुम जाओ अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओ। अगर जुड़वा लिया तो ठीक है, नहीं जुड़वाया तो मैं क्या करूं? वोटर लिस्ट में नाम डलवाना वोटर की जिम्मेवारी है, सरकार चुनाव की व्यवस्था की कोई जिम्मेवारी अमेरिका में नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? अमेरिका के 100 वयस्क लोग यदि हैं, उनमें से केवल 74 लोग वोटर लिस्ट पे आ पाते हैं। केवल इस साल की बात नहीं कर रहा मैं, सदैव अमेरिका में वहां की आबादी का 20-25% हमेशा वोटर लिस्ट से बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी वोटर के कंधे पे डाली हुई है। अब आप सोचेंगे भारत में क्या स्थिति है? सन 2024 में भारत में भी चुनाव हुआ, अमेरिका में भी चुनाव हुआ, तो लगभग उसी समय के आंकड़े दोनों देशों के हैं। भारत में यदि 100 वयस्क व्यक्ति हैं, उनमें से 99 वोटर लिस्ट पर हैं। अमेरिका में उसी समय केवल 74 लोग वोटर लिस्ट पे थे। अंतर क्या है? भारत में आपका नाम वोटर लिस्ट पर डालना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी था, सरकार की जिम्मेवारी है। मास्टर जी आपके घर आएंगे, आपका नाम लिखेंगे, वोटर लिस्ट में डलेगा। और अमेरिका में यह है कि तुम आओ, तुम अपना नाम डलवाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए, अनुमान लगाइए कि अमेरिका में वो कौन 25 लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं होता? आपको बहुत अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के जो अश्वेत लोग हैं, जो वहां का गरीब, अमेरिका में गरीब को होमलेस बोला जाता है, मतलब वहां के गरीबी देखने का तरीका यह है कि होमलेस है। जो अमेरिका का जो अश्वेत है, जो होमलेस है, जो एथनिक माइनॉरिटी है, जो माइग्रेंट है, ये सब लोग वोटर लिस्ट में बहुत कम संख्या में रहते हैं। और इसलिए अमेरिका का जो श्वेत वर्ग है, जो अपने आप को वहां का मालिक मानता है अमेरिका का, उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक उसका वोटर लिस्ट में महत्व रहता है। अब आप समझ रहे हैं भारत में क्या खेल हो रहा है? SIR क्या कर रहा है? मैंने बार बार कहा और मुझे अच्छा लगा कि मनोज भाई ने उस चीज को दर्ज किया, आपने भी नोटिस किया। SIR वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। वोटर लिस्ट का रिवीजन पिछले 70 साल से इस देश में चल रहा है। हर साल होता है, होना चाहिए, चुनाव आयोग का काम है, करना चाहिए, और अगर करे तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसका कोई विरोध करने का मतलब नहीं है। वोटर लिस्ट में रिवीजन तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं करते? अगर कोई साथी कहे कि अभी तो दिसंबर जनवरी में किया था, दोबारा करने की क्या जरूरत थी, मैं कहूंगा कि जरूरत तो नहीं थी, पर अगर करना चाहते मेरे को कोई विरोध नहीं है, तुम 10 बार और कर लो। लेकिन SIR वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। SIR भारत में वोट देने के अधिकार के नियमों का रिवीजन है। भारत में वोट देने का अधिकार किसे मिलेगा और किन शर्तों पे मिलेगा, उसे बदला जा रहा है। इसलिए मैं पिछले 3 महीनों से गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल रहा हूं, ये SIR बिहार के बारे में केवल नहीं है। ये SIR केवल बिहार की वोटर लिस्ट को सुधारने बिगाड़ने की चीज नहीं है। ये देश में वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको बदलने की कोशिश है। उसकी जो यूनिवर्सैलिटी है हमारे देश में, जैसा आपने कहा, एक ही अधिकार है जो व्यक्ति के पास है, बाकी सब अधिकार तो कागज के हैं।
बस एक ही अधिकार है कि वो 5 साल में एक बार अपनी उंगली पे रंग लगवा सकते हैं, कहीं पे जाके हम वो बटन दबा सकते हैं। उस एक अधिकार को छीनने की कोशिश